अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत खैरियत से होंगे। और आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम था डायमेंशंस। हमने डायमेंशंस के बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे कि डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस के लिए ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशंस किस तरह लिखी जाती हैं, बेस क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशंस कैसी होती हैं, और फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था कि डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स क्या होते हैं और डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। आज मज़ीद हम इसी तरह की दो कैटेगरीज को स्टडी करेंगे जिनके अंदर शामिल हैं डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशंस। अब हम देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला किसी चीज़ का क्या होता है। सपोज आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, जैसे हम कह लेते हैं हमारे पास स्पीड है v, वेलोसिटी। अगर आप स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला देखना चाहें तो वो क्या होगा, वो होगा m0, बिकॉज उसके अंदर मैथ की कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ 1 और टाइम -1। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। सिमिलरली अगर आप एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 L t-2। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सेलरेशन के लिए एक डायमेंशनल फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स के लिए क्या होगा, m फॉर मास L t-2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। इसी तरह आप बहुत सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूलाज लिख सकते हैं। कई जगह पे आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला ऐसे भी लिखा होगा, सिर्फ जो मैथ्स जहाँ पे ज़ीरो पावर होती है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। मगर इट्स बेटर कि आप इस नोटेशन में लिखें। मगर अगर इस नोटेशन में कहीं सवाल पूछ लिया जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे m0 क्यों नहीं लिखा गया। बेसिकली आपको पता है जब किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो इस वजह से यहाँ पे वो लिखते नहीं है, बट इट्स ऑब्वियस कि वो वहाँ है। सिमिलरली डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, हमने डायमेंशनल फॉर्मूला तो पढ़ लिया। अब डायमेंशनल इक्वेशन, जब आप किसी क्वांटिटी, जैसे कि हम उसी क्वांटिटी की बात करते हैं वेलोसिटी, जब आप वेलोसिटी को इस तरह हम ब्रैकेट्स में लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और उसको उसके डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्विवेलेंट कर दें m0 L t-1, तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। जब आप किसी क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला के इक्विवेलेंट कर देते हैं, इक्वल बना देते हैं, तो एक आपके पास इक्वेशन निकल करती है और इस इक्वेशन को कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। सिमिलरली आप एक्सेलरेशन के केस में भी इसी तरह कर सकते हैं। वो क्या होगा, m0 L t-2। फोर्स के केस में भी ऐसे करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ ज़रूरी आपने ये रखना है कि जो डायमेंशनल फार्मूला है ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कहीं आप लिख दें f, इसको कहीं पर इस तरह नहीं लिखना। जो भी डायमेंशंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ होना चाहिए, बेस डायमेंशंस होना चाहिए। और ये हमने बात पहले भी पढ़ी थी कि तमाम बेस क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशंस हैं उनको हमने एक जगह लिख के रख लिया है, वो डिफाइन हो चुके हैं। और बाकी तमाम जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो डायमेंशंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ ही लिखी जाती हैं। तो इस बात को मेक श्योर करना है। इसके अलावा डायमेंशनल जो इक्वेशन है, बेसिकली आप फॉर्मूले को ही उस इक्वेशन के जब इक्विवेलेंट बना देते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। अब हमने तमाम वो चीज़ें कवर कर ली हैं जो कि डायमेंशंस के लिए आपको एक नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत थी डिफरेंट किस्म की क्वांटिटीज़ की। वो 6 क्वांटिटीज़ हमने पढ़ ली। वो क्या होती हैं, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशंस। मगर इस तमाम चीज़ के बावजूद हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि डायमेंशनल एनालिसिस का, ये डायमेंशंस के बारे में पढ़ने का आखिर फ़ायदा क्या है। तो अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज उसके अंदर ये है कि आप डायमेंशनल एनालिसिस की वजह से ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन आया वैलिड है या नहीं है। उसकी करेक्टनेस के बारे में जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू जान सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है, इक्वलिटी का साइन होता है और उसके राइट साइड पे एक एक्सप्रेशन होता है और उसके लेफ्ट साइड पे एक एक्सप्रेशन होता है। अगर आप दोनों तरफ राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी डायमेंशंस को कैलकुलेट कर लें और डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के बाद आप उनको कंपेयर करें और अगर वो इक्वल हो जाती हैं तो इसका मतलब जो इक्वेशन इन हैंड थी, जो इक्वेशन जिसको आप डील कर रहे थे, वो डायमेंशनली करेक्ट है। इस पूरे फिनोमेना को कि जब आप किसी इक्वेशन के दोनों तरफ डायमेंशंस को कंपेयर करें और वो इक्वल आ जाएं तो इसको कहा जाता है डायमेंशनल होमोजेनिटी।
कि दोनों तरफ डायमेंशनल जो हैं वो होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस से आपको मुराद पता होनी चाहिए वो क्या होता है, सेम। तो ये जो तरीका है इससे आप किसी भी इक्वेशन को डायमेंशंस देखते हुए बता सकते हैं कि आया वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। मगर इस पूरे प्रोसेस की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, वो ये है कि ये तो आप बता देंगे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, मगर इवन देन देयर आर सम इक्वेशन जो कि फुली वैलिड नहीं है, मगर फिर भी उनकी डायमेंशन सही आती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स को अगर मैं इस तरह कर दूं, ईटा आर वी, ईटा एक कांस्टेंट है, आर बेसिकली आपके पास लेंथ का यूनिट है, वेलोसिटी आपके पास वेलोसिटी है। अब इन दोनों तरफ आप देखें तो डायमेंशन सेम आती हैं, आप करके देख सकते हैं, बट स्टिल ये इक्वेशन एग्जैक्टली ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक और क्वांटिटी आती है जिसको कहते हैं, एक कांस्टेंट आता है बेसिकली 6π। अब जो 6π है आप जानते हैं इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। तो इस किस्म की जब सिचुएशन हो जाती है तो ये प्रोसेस आपको लिमिटाइज कर देता है कि हाँ आप ये तो चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, मगर अगर उस इक्वेशन में कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट आ रहा है, कोई डायमेंशन लेस नंबर आ रहा है, तो फिर हो सकता है कि आप वहाँ पे गलती कर दें। मगर एक बात तो श्योर है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है इसका मतलब वो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती, उससे कोई यूजफुल रिजल्ट्स आप गेन नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम इस प्रोसेस की एक एग्जांपल करते हैं। आपको बेसिकली दो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं फोर्स के, और पूछा जा रहा है कि बताएं इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फोर्स की क्या डायमेंशन होती है। हमें पता है कि फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एम ए थ्रू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो फोर्स की क्या डायमेंशन होगी, अगर हम फोर्स की डायमेंशन इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, एम एल टी माइनस 2। इसको हम अपने पास सेव कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ए पार्ट को, पहले देखते हैं, ठीक हो गया, सेपरेट आउट कर लेते हैं, इधर हम बी पार्ट कर लेंगे। ए पार्ट के अंदर जो लेफ्ट साइड पे आपको पता है फोर्स का क्या एक्सप्रेशन है, वो ये है एम एल टी माइनस 2। अब हम देखते हैं कि इसके लेफ्ट साइड पे किस तरह हमने डायमेंशन को मैनिपुलेट करना है। सबसे पहले आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, मैथ, तो उसकी क्या डायमेंशन होगी, एम। अगेन आपके पास जो क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी, एल टी माइनस 1, मगर उसका किया जा रहा है स्क्वायर, तो आप इस पूरी डायमेंशन का भी स्क्वायर कर लेंगे। सिमिलरली और डिवीजन हो रही है आर स्क्वायर से। आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, लेंथ को, एल का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे दिस एल स्क्वायर टी माइनस 2 एंड दिस इज एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एम। अगर आप इस एल स्क्वायर को ऊपर की तरफ ले जाएं, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2 एम कट, ये तो खत्म हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, एल 0 टी माइनस 2, और आपके पास जो क्वांटिटी आएगी और वो ये होगी, ये डायमेंशन आएंगी। और आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या डायमेंशंस चल रही हैं, वो ये चल रही हैं एल टी माइनस 2। अब क्या मुझे बताएं क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो ये फॉर्मूला है ये फोर्स का फॉर्मूला नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि सेकंड है या नहीं है, सेकंड पार्ट है कि नहीं है। फोर्स की डायमेंशन अगेन हमने पहले निकाल ली हुई है, टी माइनस 2, मैस कैपिटल एम, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे सिर्फ आर है इस केस में, तो आपके पास सिर्फ एक एल आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, एम एज इट इज एल स्क्वायर टी माइनस 2 ओवर एल, एम एल। अब आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, नीचे उसकी पावर 1 थी तो ऊपर जाके उसकी पावर -1 हो जाएगी, रेसिप्रोकेट कर दिया ऊपर की तरफ आपने, टी माइनस 2 एम 1 L1 टी माइनस 2। इसको 1 कई बार लिखते नहीं है हम, इट्स ऑब्वियस कि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है उसके ऊपर 1 है। तो आप अब गौर करें कि जो इक्वेशन आपके लेफ्ट साइड पे थी एम एल टी माइनस 2 वही आपके राइट साइड पे है। इसका मतलब फोर्स का जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। और क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन सी फोर्स है? बिल्कुल,
आपने ठीक गेस किया, ये बेसिकली आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। तो आपने देखा कि किस तरह हम बता सकते हैं कि पार्ट ए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये कभी भी किसी भी फोर्स का फॉर्मूला नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डायमेंशंस ठीक नहीं है। अगर किसी फॉर्मूला की डायमेंशन ठीक है इसका मतलब इट्स अ गुड कैंडिडेट अनटिल अनलेस कि उसके अंदर कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट ना आ रहा हो। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है देखेंगे क्या वो भी डायमेंशनली करेक्ट हैं, जो हम हर दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है हम हमेशा इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। तो देखते हैं क्या ये डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है। सबसे पहले हम पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में आपके पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई फाइनल वेलोसिटी, बेसिकली आपको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वेलोसिटीज़ की जितनी भी टाइप्स हैं, बेशक वो फाइनल हो, इनिशियल हो, इंस्टेंटेनियस हो, कांस्टेंट हो, एवरेज हो, उन तमाम की डायमेंशंस एक ही होती हैं क्योंकि डायमेंशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज़। तो इसका तो एल ही होगी। ओके, इसकी क्या होगा, इसकी भी एल ही होगी प्लस ए एक्सेलरेशन एल t minus 2 and again t minus 1। आपके पास जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, तो उसके साथ जो उसकी डायमेंशंस होंगी वो भी होंगी t माइनस 1 एंड आपके पास एक बीच में प्लस का साइन है। तो अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ऐड तो हो नहीं सकती, तो इस टर्म को तो हम इधर ही रख देंगे प्लस एल टी माइनस 2 प्लस 1 एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू, बल्कि प्लस का साइन एल टी माइनस 1, क्योंकि इन दो को आप जब मैनिपुलेट करेंगे -2 + 1 -1, तो आप गौर करें कि इन दोनों तरफ सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं और इट्स ऑब्वियस सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज़ ऐड हो सकती हैं। बल्कि ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज़ ही ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं, कभी भी डिफरेंट डायमेंशन की क्वांटिटीज़ को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है, आपको डिफरेंट किस्म की क्वांटिटीज़ बता के पूछ लिया जाता है कि आर दे एडिटिव, क्या ये ऐड हो सकती हैं। तो आपने हमेशा ये चेक करना है कि अगर उनकी डायमेंशन सेम है तो ही वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो इस केस में आप देखें दोनों तरफ सेम डायमेंशंस हैं इक्वेशन की, तो इट मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या है आपके पास, इट्स बेसिकली एस वी आई टी plus half at square। s means distance, so only l। vi आपके पास है velocity plus half acceleration के क्या यूनिट्स होते हैं, l t minus 2 and टाइम का स्क्वायर। t minus 1 plus 1 plus half l t minus 2 t square। और जब आप इसको मज़ीद मैनिपुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली t माइनस 2 प्लस t माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू l t माइनस 1 प्लस 1 प्लस इस हाफ को आप ख़त्म भी कर सकते हैं क्योंकि हाफ की कोई डायमेंशंस नहीं है, तो अब मैं सिर्फ इसको हाफ को भी ख़त्म कर रही हूँ यहाँ पे एल टी माइनस 2 प्लस 2। तो आप देखें कि यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 0। तो जब अगर एक क्वांटिटी 0 है तो आप उसको लिखें या ना लिखें, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो आपके पास देखें लेफ्ट साइड पे भी लेंथ की डायमेंशंस आ गई हैं और राइट साइड पे भी लेंथ की डायमेंशंस आ गई हैं, और आपने अभी भी देखा कि सेम टाइम जो डायमेंशंस है वही ऐड होती हैं, दोनों तरफ इक्वेशन के सेम डायमेंशन है, इट मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनल करेक्ट। तो आई होप सो अब आपको डायमेंशंस को डील करना आ गया होगा और ये भी देखना आ गया होगा कि किस तरह हम डायमेंशंस की मदद से इक्वेशन को की डायमेंशनैलिटी को देखते हैं।
अगली दफ़ा हम देखेंगे कि हम किस तरह डायमेंशन की मदद से इक्वेशंस प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, और उससे मिलती जुलती भी हम एक एग्जांपल करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में मज़ीद कोई सवाल हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो डू रीच आउट टू मी, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्यूरीज। ओके, बेस्ट ऑफ लक।